नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और आज ये स्पेक्ट्रम का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, चूँकि इसमें जो चीज़ें बताई गई है मतलब ठेठ भाषा में कहूँ तो मेरा तो लिखते लिखते तेल निकल गया और पढ़ते पढ़ते कैसे इसको संयोजित करूं, किस प्रकार संयोजित करूं। और चूंकि प्रश्न इससे बहुत ज़्यादा आते हैं, इसमें पूरा संवैधानिक सुधार पढ़ना है। कौन सा चैप्टर है, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर दिखा दूं। चैप्टर नंबर 26 है। चैप्टर नंबर 26 का जो नाम है संवैधानिक प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास। जी हाँ, इस चैप्टर का नाम है संवैधानिक प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास, चैप्टर नंबर 26। पूरा संवैधानिक विकास भी पढ़ना है, प्रशासनिक विकास भी पढ़ना है, न्यायिक विकास भी पढ़ना है। कब? ब्रिटिश सत्ता के अधीन। जी हाँ, इस इकाई का नाम है ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत, जिसमें हमें पढ़ना है शासन एवं अन्य पहलू। तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं इसको। ये चैप्टर जो है मैं आपको बता दूँ 494 पेज से और कम्प्लीटली यहाँ पे 521 पेज तक, 27 पेज का ये चैप्टर है और काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो इसको आप जो है सीधे छाप नहीं सकते, इसमें आपको अच्छे तरीके से नोट बनाना होगा। चलिए देखते हैं कैसे मैंने नोट्स बनाया है आपके लिए, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, चीज़ें याद भी रहे, मज़ा भी आए, बोरिंग भी फील नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी नोटबुक निकालता हूँ। नोटबुक में देखिए 7 पेज में मैंने इसे समाहित किया, 7 या 8 पेज हैं, देख ही लेते हैं कितने पेज में है। तो यहाँ पे ये चैप्टर का नाम है संवैधानिक प्रशासनिक तथा न्यायिक, संवैधानिक प्रशासनिक तथा न्यायिक विकास, 26 पेज नंबर 227 से 234, 8 पेज में मैंने इसे समाहित किया है। तो बिना देर किए हुए चलिए आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर। लेकिन इससे पहले दोस्त कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए अलग अलग इस तरह के ग्रुप में, कि लोगों को फ़ायदा हो, लोग पढ़ें और जानें, और इससे एक जो है हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो, जिससे हमें जो है अलग अलग माध्यम से जानकारियाँ मिलती रहें। क्योंकि अगर ये नोट्स किसी और के पास जाएगा तो वो भी इसमें अपनी राय देगा। तो मुझे ज़रूर, अगर आपका कोई राय हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर दे, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। जैसे ही वीडियो शुरू कीजिए थोड़ा सा देख के लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने के बाद जो है, जब मुझे लाइक देखने को मिलते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए चलते हैं। पेज नंबर 227, देखते देखते 227 पेज का नोट्स बन गया। अब आप मुझे ये बताइए कि जो लोग आज शुरू करेंगे तो उन्हें लगेगा कि पहाड़ है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रोज़ाना जो है वीडियो से जुड़े हैं और देख ले। ऐसे तो वीडियो पड़े हुए हैं 1-1 घंटे के, आप जब भी चाहें तो देख सकते हैं। पहले मैं पार्ट वाइज बनाता था, अब मैं सीधे जो है जल्दी जल्दी जो है एक पार्ट में ही वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो आ गए हैं हम 200। ये जो चीज़ है मैंने एक वीडियो में कल बताया था कि ये सब चीज़ें जो है हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। इसी में पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, संवैधानिक प्रशासन न्यायिक विकास। देखिए सारे चैप्टर इतने बड़े नहीं हैं, कुछ चैप्टर छोटे छोटे भी, लेकिन ये पूरा जो है 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर जो है 100 पेज में है स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत के इतिहास में। तो ये आप याद रखें। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, जिसका आपको इंतज़ार था। अपनी पेंसिल ले लूँ मैं, पेंसिल से ज़्यादा मार्किंग करूँगा नहीं, नोट्स गंदे हो जाते हैं, फिर भी मैं आपको प्रयास करूँगा कि थोड़ा सा समझाऊँ अच्छे से। तो देखिए संवैधानिक, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 3 भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, उसके बाद पढ़ेंगे प्रशासनिक विकास जिसमें पुलिस एवं सेना है। संवैधानिक में कैसे नियम कानून बने, किस तरह से जो है हमारे संविधान का आधार तैयार हुआ, और फिर पढ़ेंगे न्यायिक विकास, अलग अलग गवर्नर जनरल के समय में किस प्रकार उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो है न्यायिक विकास किया भारत में। तो चलिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। इसमें आपको कोई संदेह नहीं, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। क्यों भारत आई थी? व्यापार करने के लिए भारत आई थी, है ना। उनका काम था व्यापार करना। व्यापार करते 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 165 साल, लगभग 1.5 शताब्दी बीत गई। अब इन्होंने क्या किया? शुरू किया शासन करना।
नियम कानून बनाना, अपने क्षेत्र बनाना, किलाबंदी शुरू करना, करते करते 1765 का साल हो गया ना, 165 साल, 1765 का साल आया जो शासकीय इकाई के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी उभरी। मतलब कि ये कंपनी केवल व्यापार के लिए नहीं रह गई, बल्कि ये कंपनी अब शासन भी करना चाह रही थी और शुरू कर दिया इसने। उसके बाद 2 चरणों में इन्होंने अपने संवैधानिक और प्रशासनिक न्यायिक परिवर्तन का दौर चला, जिसमें संवैधानिक में जो है 1773 से 1857, जब 1857 की लड़ाई हुई थी ना, उससे पहले इन्होंने अलग अलग काम किए। 1857 से 1947 ये 2 दौर चले अलग अलग तरीके से, जिसमें संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तन होते रहा। इसका उद्देश्य क्या था? आप आए थे भारत में व्यापार करने, आपको व्यापार में बहुत फ़ायदा हो रहा था, तो फिर ये शासन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधाराओं को पोषित करना। मतलब जो ब्रिटेन जो उसकी साम्राज्यवाद विचारधारा है, मतलब अपना साम्राज्य विस्तार करना, साम्राज्य बढ़ाना, देशों पे कब्जा करना, उस तरह की विचारधारा को पोषित करना था यहाँ पर। यानी कुल मिला के विदेश में ब्रिटेन वाले वासियों के लिए तो भारत विदेश ही हो गया। विदेश में अपने देश का प्रचार प्रसार, अपने देश का एक साम्राज्य, अपने देश का अधिकार स्थापित करना था। तो कहीं ना कहीं ये जो थे अपने व्यापार को संरक्षण देना और खुद को संरक्षण देने के लिए और अपनी साम्राज्यवादी विचारधारा को पोषित करने के उद्देश्य से इन्होंने अलग अलग तरह के परिवर्तन किए। चलिए देखते हैं एक नज़र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे 1773 से 1858 के बीच का संवैधानिक इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो बक्सर के युद्ध से। कहानी है बक्सर के युद्ध की। देखिए दादी नानी की तरह आपको कहानी सुना रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कहानी है बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि हो गई। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है क्योंकि उसी का पार्ट था। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो तीनों संयुक्त सेना थी उसको हरा दिया। उस समय लॉर्ड क्लाइव नेतृत्व कर रहा था। 12 अगस्त 1765 को लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, एक फरमान जारी करवा के मुगल साम्राज्य से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली। दीवानी का मतलब होता है कि वहाँ पे हर तरह के राजस्व वसूलने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार उसने जो है मतलब एक ठेका ले लिया पूरा। इसके बदले में उसने क्या किया, बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना कबूल लिया। हम आपको 26 लाख रुपए सालाना देंगे। उस समय आप हमें क्या कहेंगे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देंगे। मतलब छोड़ दीजिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठेका पर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब अंग्रेजी सरकार ने यहाँ से क्या किया कि बंगाल में 2 उप दीवान को रखा गया। देखिए दीवानी तो है गवर्नर जनरल के हाथ में, लेकिन उप दीवान को भी रखा गया। 2 उप दीवान थे, मोहम्मद रज़ा खां और सिताब राय। मोहम्मद रज़ा खां कौन था? तो बंगाल का था उप दीवान, और सिताब राय बिहार क्षेत्र का उप दीवान था। 1767 का समय आया जब अंग्रेज कहते हैं ना कि धीरे धीरे अपने पाँव पसारना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जितनी भी आय होती है, मुग़लों को कहा जितनी भी आय होती है लगभग 40 लाख पाउंड के आसपास, उसमें से और हमें 10% चाहिए। 10% की मांग ब्रिटिश सरकार द्वारा होने लगी। उसके बाद फिर वॉरेन हेस्टिंग्स का समय आया 1765 से 72। दोहरी शासन प्रणाली अस्तित्व में आई। जी हाँ, दोहरी शासन प्रणाली अस्तित्व में आई और उसमें क्या हुआ, भ्रष्टाचार, निजी व्यापार, अत्यधिक भू राजस्व। क्योंकि दोहरी शासन प्रणाली का मतलब क्या था, यानी 2 लोगों का शासन, 2 तरह के प्रशासन जो थे वो शासन करते थे। भू राजस्व, व्यापार, इन सब चीज़ों पे एक अलग इकाई का अधिकार था। शिक्षा वगैरह, खेती वगैरह पे अलग इकाई का ये था। तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होने के कारण इसमें क्या हुआ कि 2 पार्ट में प्रशासन बट गया था और उसमें अत्यधिक भ्रष्टाचार हुआ। खुद जो थे कर्मचारी खुद कमाने के चक्कर में थे। तो भ्रष्टाचार, निजी व्यापार मतलब अपना पर्सनल बिजनेस, अत्यधिक भू राजस्व मतलब कंपनी के कर्मचारी
सैलरी लेते थे कंपनी से और काम वो अब लोग अपना करते रहते थे। अत्यधिक भू राजस्व लगाते थे, किसानों का उत्पीड़न करते थे। जब खेती नहीं होगी, आप भू राजस्व लीजिएगा तो उत्पीड़न ही होगा ना। कंपनी जो थी दिवालिया होती जा रही थी और कर्मचारी माला माल होते जा रहे थे। ये कहानी थी उस समय की। तब जाके क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया। संविधानिक सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और तब जाके क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या हुआ रेगुलेटिंग एक्ट में, तो पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट का भारतीय मामलों में हस्तक्षेप हुआ। इससे पहले भारत के किसी मामले में ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश संसद इंटरेस्ट नहीं लेती थी। अब उसने लेना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरे विश्व में जो है इनकी जगहंसाई कह सकते हैं होने लगी। कंपनी को, ब्रिटिश सरकार को ये बात पता चली। उसने क्या किया, खुद कैबिनेट ने जो है कुछ कंट्रोल लगाया कंपनी पर। क्या किया, तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर का कोर्ट मतलब एक समूह डायरेक्टरों का, जिसमें 24 सदस्य होते थे। 24 को मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, डायरेक्टर होते थे। उन 24 में क्या किया जाता था, प्रति वर्ष 1/4 यानी 6 लोगों को रिटायर कर दिया था। कैसे हमारे यहाँ जो है 6 साल का होता है तो हर 2 वर्ष पे 1/3 लोग, मतलब ऐसे व्यवस्था की जाती है कि कार्यकाल पूरा होते होते पूरा पलटी हो जाए, पूरा सदस्य बदल जाए। तो 4 वर्ष इनका कार्यकाल था। हर वर्ष 1/4 लोगों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता था। तब ना जाके 4 वर्ष में पूरा कंप्लीट चेंज हो जाएगा। तो कंप्लीट यानी हर 4 वर्ष पे किसी न किसी को हटना ही है। तो 4 वर्ष पे जो है 4 वर्ष का कार्यकाल होता था इनका। प्रति वर्ष जो है 1/4 सदस्य को सेवानिवृत्त करके उनकी जगह पे 1/4 सदस्य यानी हर साल 6 सदस्य को, नए सदस्य को जोड़ दिया जाता था। अब यहाँ पे क्या एक और चीज़ हुआ कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए, जनरल शब्द जहाँ भी लग जाए ना, आप समझ लीजिए कि जनरल का मतलब ही होता है कॉमन यानी इसका कंट्रोल बाकी के 2 प्रेसिडेंसी मद्रास और बम्बई में भी थोड़ा सा कुछ अधिकार इसको मिला। इसीलिए गवर्नर जनरल, जो बंगाल का खाली गवर्नर था अब गवर्नर जनरल हो गया। ये पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद इस गवर्नर जनरल की सहायता हेतु, चूँकि क्षेत्र तो बढ़ गया था, तो इनकी सहायता हेतु 4 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद का काम क्या था, नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। लेकिन गवर्नर जनरल को और ये 4 सदस्य परिषद को एक साथ मिलकर नियम बनाने के लिए भारत सचिव से जो है आज्ञा लेनी पड़ती थी। भारत सचिव ब्रिटेन में बैठा होता था, भारतीय मामलों पर उसकी नज़र थी। कहते हैं ना, सरकार जो है खुद जो है महारानी विक्टोरिया तो साइन करने आएंगी नहीं, खुद प्रधानमंत्री आएंगे नहीं, तो उनका एक आदमी रहता था जिसका नाम था भारत सचिव। वो पोस्ट का नाम था भारत सचिव। इसकी आज्ञा से ही आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ हुआ, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, रिश्वत लेना, उपहार लेना, इन सब चीज़ों पर बैन लगा दिया। यानी अब आप निजी व्यापार नहीं कर सकते जब तक आप कंपनी के कर्मचारी हैं। आप रिश्वत नहीं ले सकते। आप पैसा लीजिए, किसी से बोले कि हमको गिफ्ट में दिया है, वो भी आप नहीं कर सकते। उसके बाद इतना कुछ होने के बाद सरकार को लगा कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है, यानी कुछ और जोड़ घटाव इस सब नियम में होना चाहिए। तो ये नियम समझ गए। इसी में 1781 में संशोधन हुआ जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब 1781 का संशोधन अधिनियम। देखिए, जो अधिनियम जिस विषय में हुए ना, जैसे भारत परिषद अधिनियम, तो परिषद में बदलाव हुआ तो उसका नाम रखा गया। भारत शासन अधिनियम, भारत पे शासन करने के लिए अधिनियम में बदलाव हुआ तो उसका नाम रख दिया गया। हर अधिनियम का नाम में जो है उसका जो है आप कह सकते हैं कंटेंट छुपा हुआ है। तो देखिए, संशोधन अधिनियम संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ, तो सर्वोच्च न्यायालय जो बनाया गया था उस समय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितना है, कहाँ तक उसका अधिकार होगा। तो इसमें क्या हुआ, क्षेत्राधिकार घोषित हुआ। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो है इसका क्षेत्राधिकार था। कुछ मामले जो थे, मद्रास और बम्बई के कुछ मामले वहाँ सुने जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसका पूर्ण अधिकार मद्रास और बम्बई में भी था। लेकिन गवर्नर जनरल का भी थोड़ा सा अधिकार था। गवर्नर जनरल जो थे उनका अधिकार तो मद्रास और बम्बई के भी गवर्नर जनरल जो थे उनको रिपोर्ट करते थे।
लेकिन यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के मामले में बात कुछ और थी। तो इसको पहले सबसे पहले क्लियर किया गया कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय कहाँ तक जो है अपना अधिकार उसका है। उसके बाद कहा गया कि राजस्व एकत्रित में कोई भी रुकावट ना हो। राजस्व एकत्रित यानी कर वसूलने में रुकावट आपको ना हो, ऐसी कोई भी रुकावट पैदा ना। पहले क्या करते लोग, रुकावट जानबूझ के करते थे और पैसा ज़्यादा वसूलते थे। अब ऐसा नहीं कहा गया, समय पर राजस्व वसूलने के लिए कहा गया। उसके बाद भारतीय धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान हो। ये भी कहा गया कि ये सब क्यों कहा गया, ये सब अत्याचार करते थे लोग, जमींदार और ये अंग्रेज के अधिकारी वगैरह मिलके। इस सब के लिए उस पर रोक लगाने के, लगाम लगाने के लिए ये सब बातें कही गई। कहा गया कि आप भारतीय धार्मिक रीति रिवाजों के विरुद्ध नहीं जा सकते, उसके अंतर्गत रह के ही उसका सम्मान करते हुए ही सारा काम करना है। तो देखिए ये पेज भी इम्पॉर्टेंट था, शुरू से हमने पढ़ा। चलिए जानते हैं कैसे कैसे संवैधानिक सुधार मतलब क्या होता है। संविधान जो हमारा आज बन रहा है तो बहुत सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 की चीज़ें जोड़ी गई थी। तो एक बेस तैयार हो रहा था कि किस तरह एक देश संविधान के आधार पर चलता है, वो बहुत ज़रूरी है। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इसमें दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामले देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामले देखते थे, इसके सदस्य की नियुक्ति कौन करते थे, सम्राट करते थे। सम्राट द्वारा नियुक्ति होती थी। तो ये दो याद रखिएगा। गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य की संख्या थी 4 से घटाकर क्या कर दी गई, 3 कर दी गई। पहले 4 था, क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हो रहा है। बम्बई मद्रास के गवर्नर जो थे वो पहले पूर्ण रूप से अधीन में नहीं थे, कुछ अधिकार था। अब क्या हो गया, मतलब उसी का संशोधित रूप ये भी है। अब क्या हो गया कि पूर्ण रूप से बंगाल के अधीन। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप ये नंबरिंग याद रखिए। 1773, उसके बाद 84, उसके बाद फिर 1784 बाद 86 में अधिनियम आया, उसके बाद चार्टर एक्ट आया 93 में, उसके बाद चार्टर एक्ट आया 1813 में। तो ये जब क्रम आपको याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस के बाद हुई। हर एक नियम जो थे अगले चार्टर एक्ट अधिनियम में उसमें बदलाव हुए। तो देखिए सब चीज़ उसी का है, बस यहाँ पे 2 चीज़ जोड़ दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, व्यापारिक और राजनीतिक मामलों के लिए। अब जो हमने 1773 में पढ़ा था कि बम्बई मद्रास के गवर्नर जो थे वो आंशिक रूप से अधीन थे, अब पूर्ण रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। पहली बार जो है कंपनी अधिकृत प्रदेश कहा गया भारत को। भारत में जहाँ जहाँ अंग्रेजों का राज्य था, कुछ तो स्वतंत्र राज्य थे, कुछ राज्य अंग्रेजों के अधीन थे। तो जो राज्य अंग्रेजों के अधीन थे उन सबको जो है ब्रिटिश सम्राट अधिकृत, ब्रिटेन अधिकृत जो है साम्राज्य कहा गया। मतलब अभी लोग पेपर पे दावा करने लगे कि ये ब्रिटेन के अधिकार में है। उसके बाद मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर की सहायता हेतु 3 सदस्यीय परिषद। अभी दोनों गवर्नर जो थे ये तो अधीन थे, तो इनको भी सहायता चाहिए थी, मतलब काम, बहुत बड़े बड़े काम होते थे दोनों प्रेसिडेंसी में। तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर की सहायता हेतु जैसे वहाँ के 3 सदस्यीय परिषद था, इनको भी 3-3 सदस्य का एक छोटा छोटा परिषद दे दिया गया। उसके बाद जो देसी राजा थे, देखिए बहुत सारी चीज़ जो आपको सब जगह नहीं मिलेगी लेकिन स्पेक्ट्रम में है। देसी राजाओं से जो संधि करना है, तो कोई भी संधि करने से पूर्व गवर्नर जनरल जो है को कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इससे स्वीकृति लेनी पड़ती थी। जी हाँ, गवर्नर जनरल अपने मर्जी से देसी रियासतों से कोई भी संधि नहीं कर सकता था। और उसके बाद इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना हुई। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना हुई। इस कोर्ट में जितने भी अंग्रेजी अधिकारी थे उन पे अगर भ्रष्टाचार का आरोप है या उन पे कोई भी आरोप है उसकी सुनवाई वहाँ होती थी, इंग्लैंड में जो कोर्ट था। तो ये सारी चीज़ें जो थी पिट्स इंडिया एक्ट में हुई थी। अब अधिनियम जो था 1786, उसमें क्या हुआ, तो गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति के रूप में उभरा। मुख्य सेनापति, तीनों सेनाओं का प्रमुख, जैसे आज राष्ट्रपति है वैसे इसको बना दिया गया, यानी इसकी शक्ति में विस्तार हुआ। और परिषद के निर्णय रद्द करने का अधिकार, जो 3 सदस्यीय परिषद थी जो उसको सलाह देती थी, उसके निर्णय को ये रद्द भी कर सकता था, जो कि पहले नहीं था। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में क्या हुआ, पहला
टॉपिक देखिए, कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। 1793 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1813 होगा, यानी अगला जो आएगा वो 1813 में आएगा, याद रखिएगा। तो 1793 में कहा गया कि ठीक है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार अब बढ़ाने की ज़रूरत है, तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बढ़ाने के साथ साथ भाई अब तो 20 साल का सवाल है, तो अधिकारी को जो वेतन ब्रिटेन से आते थे, अब कहा गया कि नियंत्रक बोर्ड के जो अधिकारी हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो राजनीतिक चीज़ें देखते हैं, उनका वेतन जो है ब्रिटेन से आता था। लेकिन अब कहा गया कि उनका वेतन, और कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, सबका वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, जिसको होम चार्जेस नाम दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश नागरिकों के लिए 500 पाउंड से अधिक वाले पद आरक्षित कर दिए गए। अब समझते हैं, अगर आज कहा जाए कि 40,000 रुपया से ज़्यादा जिसको वेतन मिलता है वो केवल ब्रिटिश को मिलेगा, अंग्रेज को मिलेगा, तो क्या होगा, सारे जो भारतीय हैं वो छोटे छोटे वेतन माने अधिकारी तो बन नहीं पाएंगे, एक अच्छा अधिकारी वो नहीं बन पाएंगे। उसी पर लगाम लगाने के लिए, सिविल सर्विसेज में लगाम लगाने के लिए लोग जो ये लोग चाहते थे कि बड़े अधिकारी के पद पे भारतीयों की पोस्टिंग नहीं हो, इसीलिए 500 पाउंड का जो वेतन था, इससे अधिक जो भी पद थे सबको ब्रिटेन के लिए आरक्षित कर दिया गया था। अब आया चार्टर एक्ट 1813, 20 साल के बाद। अब इसमें क्या हुआ, तो देखिए, अब चूंकि कंपनी का क्षेत्राधिकार बढ़ चुका था, कंपनी पे बोझ आ चुका था, अब कंपनी का व्यापार से मन उब रहा था। मतलब कल आप बिजनेस करने आए थे, है ना, कल आप बिजनेस करने आए थे, अब आगे आपको क्या हुआ, आपने प्रशासन भी संभालना शुरू कर दिया, आप जो है राजनीतिक जो मुद्दे थे उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो कंपनी को लगा कि अब व्यापार खोल देना चाहिए। अब व्यापार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चीन से व्यापार और चाय का व्यापार दूगो जो है उन्होंने अपने हाथ में रखा, एकाधिकार रखा, मतलब उस पर दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता भारत में, बाकी सबको खोल दिया, सारे एकाधिकार जो है समाप्त कर लिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, लेकिन एकाधिकार जो था ना कि केवल वही कर सकते हैं, उसको समाप्त कर दिया। यानी चीन और चाय पर एकाधिकार रखा, बाकी सब पर समाप्त कर दिया। अब कंपनी का नियंत्रण अगले 20 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दिया गया। फिर इसमें 20 था, 1813 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 1833। तो कंपनी का नियंत्रण जो है अगले 20 वर्षों तक क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। जितने भी अंग्रेज व्यापारी थे सबको ये छूट दे दी गई कि आइए भारत में व्यापार कीजिए। अब व्यापारिक अधिकार तो, एकाधिकार तो समाप्त था, केवल चीन और चाय वाला में रिजर्व था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का और विस्तार किया गया। जो ईसाई मिशनरियाँ थी उस समय भारत में अप्रोच कर रही थी, घुसने का प्रयास कर रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा, तो उनको भी ये छूट दे दी गई। ऊपर से भारत में शिक्षा पर 1 लाख, अब 1 लाख जो है ऐसा नहीं था कि छोटे लोगों को शिक्षा दे रही थी, कमज़ोर लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपया खर्चा करना चाहा, ऐसा नहीं था। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जो है, या फिर ब्रिटेन में जो लोग शिक्षा ले रहे थे उनके लिए, माफ़ कीजिएगा, ब्रिटिश लोग जो भारत में शिक्षा ले रहे थे, यहाँ रह रहे थे, उनके लिए जो है शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करने का ये किया। मतलब कहीं ना कहीं ये भी अपने ही उनके हक में था। ब्रिटिश व्यापारी और इंजीनियर, जो ब्रिटिश व्यापारी थे, जो बाहर से आके व्यापार करने की छूट मिली थी ना व्यापारियों को, उसके बाद इंजीनियर जो लोग बाहर से आके काम कर रहे थे, अगर ये चाहें तो आ सकते हैं भारत में कभी भी, और जहां मन चाहे वहां बस सकते हैं। ये छूट जो है किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने दी थी। तो ब्रिटिश व्यापारी और इंजीनियरों को भारत में आगमन और भारत में बसने की छूट, तो ये चार्टर एक्ट 1813 था। तो याद रखिएगा, 20 साल के लिए बढ़ाया गया। इंपॉर्टेंट चीन और चाय का व्यापार छोड़ सभी एकाधिकार समाप्त। उसके बाद ईसाई मिशनरी को घुसने का प्रयास और भारत में शिक्षा पर 1 लाख का प्रतिवर्ष खर्च। उसके बाद ये तो खैर है, ये है आगमन के लिए और कंट्रोलर का विस्तार किया। ये एक्ट था 1813। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए, जो 1813 में क्या हुआ था 1813 में पहला जो प्रावधान था कि चीन तथा चाय का व्यापार उन्होंने रख लिया था अपने पास, अब उसको भी छोड़ दिया। अब कंपनी पूरी तरह से जो है कहाँ ध्यान देने लगी, अब ध्यान देने लगी नियम कानून बनाने, राज करने सोचने लगी। तो उसने क्या किया, सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर लिया। अधिकार समाप्त नहीं हुआ, एकाधिकार समाप्त हुआ। मतलब कि अब केवल उनका अधिकार नहीं, अब कोई भी चाहे तो इन सब के लिए व्यापार कर सकता है। उसके बाद कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दिया गया। ये 1833 से क्या हो गया, 1853।
बंगाल का जो गवर्नर जनरल था भारत का गवर्नर जनरल। अब देखिए प्रश्न आते हैं, किस चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो कौन सा है? 1833। देखिए, तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के एक्ट में। अब भारत का गवर्नर जनरल मतलब क्या हुआ? पूरे भारत का अब ये हेड हो गया। सभी कर जो है गवर्नर जनरल द्वारा लिए जाने लगे, सभी करों पर अधिकार जो है गवर्नर जनरल का हो गया। चौथा सदस्य एक जोड़ा गया। अब देखिए परिषद में 3 सदस्य थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 सदस्य थे। अब चौथे सदस्य को जोड़ा गया जो कि एक विधि विशेषज्ञ था। विधि मतलब जो जानता हो नियम कानून न्याय व्यवस्था ये सब जानता हो, उसको शामिल किया गया। नाम था उसका मैकाले। पूर्ण अधिकार नहीं, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है पूर्ण अधिकार नहीं। देखिए चौथे सदस्य के रूप में तो शामिल कर लिया गया था, लेकिन और सदस्य की तरह इसको मतदान वगैरह देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद एक विधि आयोग की स्थापना हुई। धर्म, वंश, जाति, रंग का भेदभाव समाप्त हो गया। मतलब इसके आधार पर जो है सरकारी नौकरी में जो भेदभाव होता था उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, इस पर अमल नहीं किया गया था, केवल पेपर पर ही था, भेदभाव हो ही रहा था। उसके बाद दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो दास प्रथा जो शुरू हुई थी, दासों का खरीद बिक्री, ये सब चीज़ों पर बैन लगा दिया गया। ये मुगलों ने शुरू कर दिया था उस समय। अब चार्टर एक्ट जो थे 1853, 20 साल यहाँ से जोड़ लीजिए 1853। इसमें क्या हुआ, जो डायरेक्टर थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी संख्या 24 थी, हमने शुरू में ही पढ़ा था। अब उनकी संख्या घटा दी गई, 18 कर दी गई, जिसमें 6 जो है सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे। 6 जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे? सम्राट के द्वारा। उसके बाद विधि सदस्य को परिषद की पूर्ण मान्यता मिली। विधि परिषद, तब विधि सदस्य कौन था? मैकाले था, हमने ऊपर पढ़ा था ना 1833 में। इसको पूर्ण अधिकार नहीं था, अब इसको पूर्ण सदस्य की मान्यता मिल गई। मतलब कि अब यह मतदान भी कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल हेतु जो है एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई, एक बड़े अधिकारी की, और परिषद में 6 सदस्य को और जोड़ा गया। मतलब 24 तो थे, 24 से देखिए 24 से 18 कर दिया गया, 6 को हटा के क्या कर दिया गया? सम्राट के अधिकार में डाल दिया गया। यानी 24 थे लेकिन नियुक्ति 18 की ही होती थी। 6 सम्राट चाहे तो करे, नहीं तो नहीं करे। फिर यहाँ बढ़ा दिया गया, 30 हो गया। तो ये था चार्टर एक्ट 1853। अब उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए चार्टर एक्ट 1853 जब चल रहा था तब जाके भारत शासन 1857 की लड़ाई हो गई। 1857 की लड़ाई नहीं कहेंगे, विद्रोह कहेंगे। भारतीयों द्वारा जो है विद्रोह कर दिया गया, और सच मानिए तो इस विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता को पूरी तरीके से जो है हिला के रख दिया। बोलते हैं ना, हिला देना एकदम। इन लोगों को पता चल गया इनकी औकात, कि कभी भी भारतीय जनता भड़क सकती है। अब इससे क्या हो गए, वो सावधान हो गए, क्योंकि 1857 की क्रांति जो थी वो सफल नहीं हो पाई थी, पूरे देश में इसको सपोर्ट नहीं मिल पाया था। अब क्या हुआ, भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को ये हो गया। मतलब ब्रिटेन की संसद ने जो है भारत पे शासन करने का मन बना लिया। उसको लग गया कि कंपनी में भ्रष्टाचार इतना अधिक था कि अब हमें कंपनी के जो है अस्तित्व को ही ख़त्म कर देना होगा। अब कहना होगा कि ठीक है, अभी क्या हो रहा था, कंपनी धीरे धीरे शासन करने लगी थी। अब शासन में लोग जो है एकदम अधिकारी मालामाल हो रहे थे, एकदम जो है अधिक राजस्व ले रहे थे, पूरी तरह से हड़प की नीति वगैरह जो है, मतलब ये जो थे ना पूरी तरह से जो है कठोर जो निर्णय हैं, जो कठोर सेवा है, एक सेवा नहीं कहेंगे उसको, एक कठोर व्यवहार किया जा रहा था भारतीय से, जिसका एक जो है परिणाम निकल के सामने आया 1857 का विद्रोह। अब क्या हुआ कि भारत शासन जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत सचिव को चलाना पड़ा। मतलब अब पूरा जो है भार भारत सचिव को चला गया। मतलब अब शासन जो है वो क्राउन के हाथ में चला गया। मतलब शासन जो था वो राजा की कुर्सी अब संभालेगी, और वो किससे शासन करवाएगी? भारत सचिव से। मतलब भारत सचिव जो गवर्नर जनरल सबसे प्रमुख था, अब भारत सचिव सारा काम करेगा। उसकी सहायता हेतु, भारत सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें 7+8 का मतलब है कि सहायता हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद के गठन में
जो है 7 लोग चुने जाएंगे और 8 लोगों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होगी। तो ये 15 सदस्य ही, क्योंकि भारत सचिव को कुछ पता नहीं है, वो तो ऑलरेडी अंग्रेज है, लेकिन शासन इसी को करवाना है तो लोगों की सहायता पड़ेगी। द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अब जहाँ वो दोहरी शासन व्यवस्था थी कि आप व्यापारिक संभालिए, हम जो है यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यही लोग ना बांट के रखे हुए थे। व्यापारिक मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामला संभालते थे। पहले तो इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। समाप्त हो गया तो द्वैध शासन व्यवस्था भी समाप्त हो गई। अब क्या किया, गवर्नर जनरल को अब गवर्नर जनरल नहीं वायसराय कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राज किसका है? राजा का, ब्रिटिश सम्राट का। और ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि वायसराय कहा जाता है। ये नहीं कहेंगे ब्रिटिश सम्राट का सेवक गवर्नर जनरल। इस सेवक का मतलब होता है वायसराय, उसका प्रतिनिधि, जो कि भारत में एक अधिकारी के रूप में काम करेगा। तो वायसराय कहा जाने लगा उसको। वायसराय का मतलब भी होता है राजा का प्रतिनिधि। उसके बाद सिविल सेवा की जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी वो खुली प्रक्रिया बन गई। मतलब ओपन एग्जामिनेशन जो है, यहाँ परीक्षा भी लिख सकते हैं, खुली परीक्षा द्वारा जो है ये चीज़ें होने लगी। अब चूंकि नाम आया सिविल सेवा, देखिए सिविल सेवा को मैंने अंडरलाइन किया है। आप लोग जानते हैं मैंने सिविल सेवा को अंडरलाइन क्यों किया है? चूँकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की, और सिविल सेवा आप कोई भी बड़े इस तरह से आप पढ़ रहे हैं तो आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी सिविल सेवा की तैयारी करने से पहले आपको सिविल सेवा का इतिहास पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा जानते हैं भारत में किस प्रकार सिविल सेवा का विकास हुआ, उसके बाद हम लोग आगे के अधिनियम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या किया गया, जो भी वाणिज्यिक मामले थे देखने हेतु जो है एक अलग से जो है इसकी स्थापना की गई थी। मतलब जितने भी व्यापारिक मामले थे उसको देखने के लिए सिविल सेवा का जो है गठन किया गया था पहले। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्था भी देखने वाली संस्था के रूप में उभरी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो पहले गवर्नर थे, उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने हेतु क्या किया, सिविल सेवा की शुरुआत, विकास और इसको क्या किया, संगठित किया। मतलब सिविल सेवा जो शुरुआत आप कह सकते हैं सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही करवाया था। 1820 में क्या किया, वेलेजली को आप लोग जानते होंगे। इस वेलेजली ने क्या किया, विलियम कॉलेज की स्थापना की। यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता था। आजकल के जो IAS है उस समय ICS थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो तो समाप्त हो चुका था। बोर्ड ऑफ यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, लेकिन यहाँ पे क्या था, अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ही क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हालांकि समाप्त हो चुका था, लेकिन ये जब सिविल सेवा आई थी, सिविल सेवा की नियुक्ति उससे पहले ही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था 1858 में सिविल सेवा नियुक्ति क्या हुआ, पहले से था लेकिन ओपन एग्जाम नहीं होता था, ये लोग खुद से नियुक्ति कर लेते थे। अब उसकी नियुक्ति होने लगी थी, इसीलिए उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी था। उसने क्या किया, ये फोर्ट विलियम को फोर्ट विलियम ही रहने दिया, मतलब विलियम किला ही रहने दिया। इसको कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी। इन्होंने कहा कि इस कॉलेज नहीं बन सकता है, भारत में क्यों ट्रेनिंग देंगे भाई हम। उसने साफ मना कर दिया और कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। और इसके लिए इंग्लैंड में EIC कॉलेज, मतलब EIC मतलब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की। ये EI कॉलेज होगा, मैंने EIC लिख दिया है। ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में ट्रेनिंग देंगे क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस पर राजी नहीं था। भारत में नियुक्ति से पूर्व जो है यहाँ 2 वर्ष का प्रशिक्षण अनिवार्य था। मतलब भारत में अगर नियुक्ति की जाएगी किसी भी सिविल सेवक की तो इंग्लैंड में 2 साल का ट्रेनिंग लेना बहुत बेहद ही ज़रूरी था। तो थोड़ा सा विकास का क्रम हमने देखा, थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए 1853 का अधिनियम अभी हमने पढ़ा। 1853 के अधिनियम में सिविल सेवा के संदर्भ में कौन कौन से काम हुए, देखिए ये हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि भारतीय सिविल सेवा में अधिनियम 1961 का क्या काम था, है ना, उसके बाद कैसे कैसे जो है मामला आगे बढ़ा। तो ये आपको कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि भाई बताइए सिविल सेवा के विकास में 1853 और 1861 के अधिनियम का क्या योगदान था। तो 1853 के अधिनियम का क्या योगदान था, तो सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो संरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया। हाई जो था ये महारथी, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, डायरेक्टरों का समूह, ये हमेशा जो है टांग अड़ाते थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत में कुछ भी, मतलब सिविल सेवा जो है उसको भारतीय
भारतीयकरण हो। तो सबसे पहले तो इसको समाप्त किया गया। सभी नियुक्ति अब परीक्षा द्वारा की जाने लगी। पहले भारतीयों के लिए सिविल सेवा के द्वार बंद थे, अब उसको खोल दिया गया, क्योंकि अब कहा गया कि ओपन परीक्षा पास कीजिए और सिविल सेवा में भर्ती होइए। क्या था इसका कारण, क्यों भर्ती प्रक्रिया बंद थी भारतीयों के लिए? ब्रिटिश हितों का संरक्षण। जी हाँ, ब्रिटिश चाहते थे कि हमारे हितों का संरक्षण हो और कोई भारतीय बड़ा अधिकारी बन के चला आएगा तो उनको दिक्कत। दूसरा कारण था कि अंग्रेजों की नज़र में भारतीय अयोग्य थे, ये भारतीयों को जो है निकम्मा समझते थे, है ना। उसके बाद ये पद हेतु यूरोपियों में ही प्रतिस्पर्धा थी, मतलब अंग्रेज का मानना था कि जब यूरोपियों में ही जो है कंपटीशन है इतना ज़्यादा इस पोस्ट के लिए, तो भारतीयों को क्यों शामिल करें। तो ये कुछ कारण थे जिसके वजह से ये लोग नहीं देना चाहते थे ये पोस्ट। उसके बाद भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 आया। 1861 मोस्टली सिविल सेवा के लिए ही आया था। सिविल सेवा परीक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम से इंग्लैंड में शुरू हो गई। कहाँ शुरू हुई? इंग्लैंड से, अंग्रेजी माध्यम में। अब देखिए यहाँ भी अड़ंगा लगा दिया गया जानबूझ के। हिंदी माध्यम आज भी जो है यूपीएससी का रिजल्ट जो है ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश वालों का ही आता है। तो इंग्लैंड में शुरू हुई परीक्षा के लिए। क्या कि इन्होंने एक और अड़ंगा लगाया, ये दोनों शुरू के अड़ंगा है, ये दोनों जो है स्पीड ब्रेकर लगा दिया। आयु के लिए 23 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। 19 वर्ष में तो ग्रेजुएशनों ना होता है किसी का, मतलब 19 वर्ष में किसी भी भारतीय की पढ़ाई ही ठीक से कंप्लीट नहीं होती थी। तो 19 वर्ष में ही कैसे सिविल सेवा के लिए एग्जाम दे पाते। लेकिन इंग्लैंड में पढ़ाई बहुत पहले शुरू होती थी, तो इंग्लैंड में जो है बड़े ही आराम से ऐसा किया जा सकता। जानबूझ के इंग्लैंड के हक के लिए, ब्रिटिश के हक के लिए उन्होंने ब्रिटिश के लिए ये काम किया। 23 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। किसने किया? लॉर्ड लिटन थे उस समय महारथी। लेकिन बाद में 1886, देखिए ब्रैकेट में लिखा है, 19 से 23 कर दिया गया लॉर्ड रिपन के समय में, इसलिए उनको भारत का उद्धारक कहा जाता था। 1863 का समय, जब यहाँ पे देखिए एस.एन. टैगोर, जी हाँ एस.एन. टैगोर ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की और एक सिविल सेवक बने। तो ये एस.एन. टैगोर जो थे ये पहले व्यक्ति थे जो पहले जो है सिविल सेवक बने और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। देखिए यहाँ लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था। तो प्रश्न आएगा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। गवर्नर जनरल को अध्यादेश देने का अधिकार दिया गया। बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषद बनाने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो अब देखिए कितने सारे अधिकार उसको मिल गए। तो ये प्रावधान थे 1861 के। थोड़ा सा जानते हैं, इससे पहले छोटे छोटे प्रावधान आए। 1873 का एक अधिनियम, हमेशा जो है कोई नियम, बड़ा नियम लाना पड़ता था तो ये लोग अधिनियम लाते थे, ये लोग जो थे अधिनियम लाते थे। तो 1863 का अधिनियम लाया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की मांग की गई और भंग हो ही गया। 1876 में शाही उपाधि अधिनियम, इसमें क्या था? 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। मतलब सम्राट होता है ना, सम्राटे का स्त्रीलिंग रूप सम्राज्ञी होता है। तो 1876 में जो शाही अधिनियम के मुताबिक 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया? भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। उसके बाद आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए नाम है इसका भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1892 का भारत परिषद अधिनियम में। प्रश्न आते रहते हैं। जी हाँ, किस अधिनियम में राजस्व व्यय पर बजट एवं बहस तथा प्रश्न पूछने का अधिकार? तो 1892 के अधिनियम में। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आया 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये भी भारत परिषद अधिनियम था जिसका एक दूसरा नाम था मॉर्ले मिंटो सुधार। मार्ले जो थे वो कौन थे? ये भारत सचिव थे ब्रिटेन में, और लॉर्ड मिंटो जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे। इन दोनों ने मिलकर काम किया। मुस्लिम समुदाय हेतु इन्होंने सबसे पहले पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। अब ये देखिए, ये पहला जो था, ये पृथकता जो था ना, सांप्रदायिक पृथकता का उदाहरण देखने को मिलता है। फूट डालो और राज करो। मतलब क्या ज़रूरी है किसी भी धर्म विशेष को अलग से उसके लिए निर्वाचन करवाने? मतलब जो मुस्लिम जो उम्मीदवार खड़े होंगे उसको मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। ये तो कम्प्लीटली सांप्रदायिकता थी। तो ये अलग करने की साजिश थी। तो मुस्लिम समुदाय हेतु एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है।
तो प्रश्न आते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। भारतीयों को जो है भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने लगी। केंद्रीय तथा प्रांतीय बजट पर पूरक प्रश्न, देखिए यहाँ पे क्या था, बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। उल्टा सीधे प्रश्न जो है उसके अपोजिट आप नहीं पूछ सकते हैं। तो या ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते इसमें बहुत ही गहन बहस हो, या फिर अगर किसी ने अध्यादेश दिया तो आप उससे पूछिए कि हाँ ये इससे क्या फ़ायदा होगा, इसका उसका नुकसान मत जुड़वाइए, आप पूरक प्रश्न मत पूछिए। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया 1909 के भारत शासन अधिनियम में, और मतदान करने का अधिकार भी दिया गया। पहले मतदान करने का अधिकार नहीं था, कतनों बोलिए लड़िए, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं डिसीजन को, यहाँ चेंज करने का अधिकार भी दिया गया। यहाँ पे SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सदस्य बने थे। तो अगर प्रश्न आए कि सबसे पहले भारतीय कौन थे जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के एक सदस्य बने थे, तो वह SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। उसके बाद प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में थोड़ी सी वृद्धि की गई, क्योंकि भारतीयों को घुसाया गया तो वृद्धि तो की ही जाएगी। अब आते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्यों? उस समय वही चीज़ है, जैसे लॉर्ड मॉडले मिंटो था ना, तो मॉडले की जगह मॉन्टेग्यू आ गए। तो मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव ब्रिटेन में, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर ये काम किया, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम इसको कहा जाता है। अब यहाँ भारत 1919 से भारत शासन अधिनियम शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, कभी कभी कहा जाता है कि ये 1919 का या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कौन से भारत शासन अधिनियम में आता था? 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो सिविल सेवा के संदर्भ में जानते हैं पहले क्या क्या सुधार हुए, उसके बाद फिर जनरल जानेंगे। तो सिविल सेवा के संदर्भ में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है तो अधिकाधिक भारतीयों को सिविल सेवा में चयन किया जाएगा। माने जब ये फुसलाने वाला, बच्चे को टॉफ़ी देके फुसलाते हैं ना कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो UPSC में तुमको IAS बना देंगे, ऐसा हो सकता है भाई? जो आपने एग्ज़ाम का प्रावधान रखा है, अंग्रेजी माध्यम और यूनानी और लैटिन भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं UPSC में, तो जो पास होगा वही ना बनेगा। तो कैसे आप कह सकते हैं कि सरकार बन जाएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सेवकों का चयन करवाएंगे, भारतीयों को घुसवाएंगे? ये तो खैर आगे चलते हैं। अब एक राहत दी गई कि परीक्षा का आयोजन जो इंग्लैंड में होता था, अब इंग्लैंड तथा भारत में भी हो, ये बात रखा गया। उसके बाद 1/3 सीटों पर केवल भारतीय आएंगे। मतलब अब 1/3, अब इस चीज़ पर जब विवाद उठा तब सरकार ने कहा कि जितनी भी सीटें आएंगी उसमें 1/3 सीट पर केवल भारतीय होंगे, लेकिन अगर सीट नहीं भरे तो फिर अगली बार उस भारतीय ही होंगे। मतलब भारतीयों को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, और प्रतिवर्ष इन सीटों में आधा प्रतिशत, है ना, 0.5% की दर से, माफ़ कीजिएगा ये 1.5% है, इसको आप लगा लेंगे 3.1/2, ये 1.5% की दर से जो है बढ़ाने का सुझाव दिया गया। तो ये काम जो थे 1919 के भारत शासन अधिनियम में हुए, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा था। इसी के अंतर्गत ली आयोग की स्थापना हुई थी। कभी आपसे पूछा जाए, आप लोग एग्ज़ाम देंगे UPSC का, BPSC का, HPSC का, चंडीगढ़ PCS का, हरियाणा PCS का, कोई भी PCS, पूछा जाता है कि जो UPSC का गठन हुआ था वो कौन से आयोग की स्थापना के अंतर्गत हुआ था, किस आयोग ने इसका गठन किया था? तो ली आयोग ने। ली आयोग की सिफारिश पर ही UPSC का गठन हुआ था, संघ लोक सेवा आयोग का। 1924 में ली आयोग की स्थापना हुई थी। भारत सचिव जो थे उनके कुछ अधिकार उनको दिए गए थे, सिविल सेवा अधिकार, सिंचाई विभाग का अधिकार, वन सेवा, इन सब में नियुक्ति की प्रक्रिया कौन पूरा करेगा? भारत सचिव। मतलब गवर्नर जनरल को अधिकार ही नहीं दिया गया। जबकि शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, सेवा अधिकार ये सब अपना ब्रिटिश सरकार करे। तो लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को UPSC संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। अब इसमें कुछ जनरल टर्म जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या क्या हुआ। तो पहली बार जो है महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, जो पहले नहीं था। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई, जिसके जनक थे लियोनस कार्टिस। तो आ जाता है क्वेश्चन कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो लियोनस कार्टियस।
नाम याद रखिएगा। आरक्षित तथा हस्तांतरित दो तरह के विषय थे। वही बात फिर आ गई थी कि आरक्षित विषय ब्रिटेन ने रखा और हस्तांतरित विषयों को जो है भारतीयों पे छोड़ दिया था। तो ये अलग अलग दो लोग शासन कर रहे थे, दो तरह के लोग, यही द्वैध शासन है। भारत सचिव को महालेखा परीक्षक जो की नियुक्ति होती थी उसका अधिकार दे दिया गया। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किसको दे दिया गया? भारत सचिव को। आजकल ये काम शायद राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद आया 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब देखिए, आज के हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे तत्व जो हैं वो भारत शासन अधिनियम से ही हैं। तो इसमें 321 अनुच्छेद थे, बहुत बड़ा था ये, और 10 अनुसूचियाँ थी। तो इसमें क्या किया गया, पूरे भारत को एक संघ माना गया। भारत जो है अखिल भारत संघ माना गया। पहले जनरल टर्म देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आखिर सिविल सेवा में इसमें क्या सुधार हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन हटा दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। कहते हैं ना कि राज्यसभा लोकसभा ऐसे जो है द्वैध शासन लगा दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता कहा गया, मतलब सबसे ऊपर ब्रिटिश संसद होगा। भारत परिषद का अंत कर दिया गया, भारत परिषद को हटा दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में और भी विस्तार किया गया, मतलब अब दलित और महादलित इस सब के अनुसार भी अलग अलग जो है निर्वाचन होने लगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। प्रथम गवर्नर जो थे वो थे जेम्स बी टेलर और वर्तमान में शशिकांत दास जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। जानते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत सिविल सेवा में क्या क्या सुधार हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर कहा गया कि अलग अलग सिविल सेवा आयोग का गठन किया जाए। आप लोग देखते हैं ना, अभी राज्य सेवा आयोग अलग है, केंद्रीय सेवा आयोग यूपीएससी अलग है, बीपीएससी अलग है, या राजस्थान पीएससी अलग है। तो ये उसी समय सिफारिश की गई थी। भारत शासन अधिनियम में ही ये कहा गया कि केंद्र के लिए अलग और प्रांतीय स्तर पर अलग सिविल सेवा आयोग का गठन कीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि सिविल सेवा के भारतीयकरण में ज़्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि अभी भी ब्रिटिशों का, ब्रिटेन का जो है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, अंग्रेजी में ही लेते थे। उसके बाद उसमें लैटिन भाषा का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे, यूनानी भाषा का वर्ड का, ऐसे वर्ड का यूज़ करते जो भारत में प्रचलित नहीं थी, तो ज़्यादा भारतीयकरण नहीं हो पाया। अब यहाँ देखते हैं ब्रिटिश शासन के अधीन सिविल सेवा का मूल्यांकन। कभी कभी मूल्यांकन करने के लिए आता है, आप मूल्यांकन कीजिए। तो आपने जब इतना पढ़ा तो आप भी मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ। कानून तथा नीति निर्धारक संस्था से भारतीयों को दूर रखा गया। सिविल सेवा से जो आदमी नियुक्त होकर जाते हैं वो लोग कानून और नीति निर्धारक संस्था जहाँ से नियम बनते हैं उन सब में अधिकारी बनते हैं वो लोग, लेकिन इनसे क्या किया गया, भारतीयों को दूर रखा गया। उसके बाद भारतीय जनपद सेवा ICS इंडियन सिविल सर्विसेज में भी यूरोपियों को श्रेष्ठता दी गई। परीक्षा हेतु कठोर नियम बनाए गए। कठोर नियम में क्या था, कठोर नियम में कि ये इंग्लैंड में जाके देना है तो अंग्रेजी में देना है, मतलब शुरू से जैसे प्रयास किए गए थे जिसे ऐसे नियम लगाए जाएं जो भारतीयों के लिए जो है मुश्किल हो जाए। परीक्षा में यूनानी तथा लैटिन भाषा का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा था। उसके बाद आयु सीमा की समस्या आ गई। बार बार ये लोग क्या करते थे, आयु को घटा देते थे। ये सब कारण थे जिससे सिविल सेवा का भारतीयकरण जो है बहुत ही जरूरी हो गया था। क्योंकि भारतीयकरण इन सब कारणों से नहीं हो पाया, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक था ताकि भारतीय जो है सिविल सेवा में अधिकारी के पद पे चयन हो और वो भारत को, एक नए भारत का निर्माण करने में सहायक सिद्ध हो। तो आप लोग समझ गए इन बातों को, मेरी बातों को आप लोग बस समझते जाइए। आपको जो है एग्जाम में प्रश्न जब आएंगे सामने तो आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी, आप लोग पढ़े रहेंगे। दोबारा जब रिवाइज करेंगे तो मज़ा भी आएगा। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट ही है, सेकंड लास्ट थर्ड पेज, थर्ड लास्ट बोलेंगे इसको। अब देखिए, आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात। अब हम लोग जितना पढ़ रहे थे वो संवैधानिक व्यवस्था पढ़ रहे थे, थोड़ा सा पुलिस व्यवस्था का के बारे में देखते हैं क्या था। तो पुलिस व्यवस्था में देखिए कैसे कैसे कहाँ से इतिहास शुरू हुआ। पूर्व औपनिवेशिक काल, जब ये ब्रिटिश जो थे भारत में नहीं आए थे, मुगल काल या उससे पहले जो स्वतंत्र राज्य थे, सब में जो है एक चीज़ हुई, कुलीन तंत्रीय, निरंकुश और सैन्य प्रवृत्ति के जो है पुलिस व्यवस्था थी ही नहीं। पुलिस व्यवस्था, एक दक्ष पुलिस तंत्र का पूरी तरह से अभाव था। यहाँ से इतिहास शुरू होता है पुलिस का। पुलिस अधिकार किसको प्राप्त थे? जमींदारों को प्राप्त थे।
जमींदारों को ही पुलिस का अधिकार दे दिया गया था। जमींदार लोग क्या करते थे, जमींदार से प्रशासनिक उपेक्षा की जाती थी कि वो लोग जो है प्रशासन संभालेंगे, लेकिन जमींदार क्या करते थे, उनकी उपेक्षा करते थे, अपनी जिम्मेदारियों से भागते थे। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, फौजदारी संस्था को फिर से स्थापित किया। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, पुलिस बल का गठन किया, पुलिस थाना बनाया, पुलिस अधीक्षक बनाया, पुलिस दरोगा बनाया। इस सब की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। जमींदारों के पुलिस संबंधी अधिकार समाप्त कर दिया। कॉर्नवालिस को पता चल गया था कि जमींदार किसी काम के नहीं, सभी जो है एक नंबर के हरामखोर हैं, मतलब हराम की खाने वाले। इसलिए सबसे पहले जमींदारों के जितने भी पुलिस अधिकार थे सबको समाप्त कर दिया। पुलिस वेतन को बढ़ाया गया, भाई वेतन कम था तो लोग पुलिस में भर्ती नहीं होना चाहते थे, पुलिस वेतन को बढ़ाया गया। और अपराधियों को पकड़ने पर इनाम की जो व्यवस्था है वो कॉर्नवालिस नहीं की थी। आज आप देखते हैं ना, 50,000 इनाम रखा जाता है, 2 लाख इनाम रखा जाता है ना। तो अपराधियों को पकड़ने के लिए इनाम की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुई थी। ये सब बढ़ावा देने के लिए किया गया था। 1808 में मेयो जब आए तो मेयो ने क्या किया, प्रत्येक डिवीज़न हेतु एसपी की व्यवस्था की। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल था 1828 से 35। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब आए तो एसपी कार्यालय को ही समाप्त कर दिया गया। अब एसपी कार्यालय खत्म, जिला अधिकारी जो थे, जिला अधिकारी को पुलिस विभाग दे दिया गया। दंडाधिकारी मतलब मजिस्ट्रेट को पुलिस विभाग का प्रमुख बना दिया गया। इससे क्या हुआ, बहुत बड़ी हानि हुई, पुलिस विभाग दुर्बल हो गया और दंडाधिकारी जो थे उन पर बहुत बोझ हो गया, क्योंकि ये लोग, और भी तो काम था इन लोगों का। 1860 में एक पुलिस आयोग का गठन हुआ, याद रखिएगा, एक पुलिस आयोग का गठन हुआ। देखिए कैसे हम लोग लाइन से चल रहे हैं। नागरिक पुलिस वाहिनी की स्थापना की गई, जो प्रत्येक नागरिक की समस्या को सुनता था। सभी छोटे बड़े प्रांतों में पुलिस महानिदेशक जो है पुलिस प्रमुख के रूप में रखा गया। डीआई जो देखते हैं, ये देखिए, पुलिस महानिदेशक मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल, और ये होता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, मतलब पुलिस महानिदेशक और उप पुलिस महानिदेशक। तो डीआईजी की व्यवस्था, एसपी की पुनः व्यवस्था की गई, क्योंकि पता चल गया था इस आयोग को कि ये यहाँ पर कमी की थी हमने और दूसरे अधिकारी पर बोझ डाल दिया, जो कोई और काम करता है उस पर पुलिस प्रमुख उसको बना दिया, तो समस्या हो गई। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के दमन में इन्होंने क्या किया, पुलिस का पूरा उपयोग किया। सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन का जो दमन किया गया उसमें उन्होंने पुलिस का पूरा उपयोग किया। 1902 में सीबीआई सीआईडी की स्थापना की सिफारिश की गई। तो ये सब काम जो थे हुए। अब यहाँ देखिए, ब्रिटिश शासनकालीन सेना में, अब ये पुलिस प्रशासन का इतिहास था। अब देखिए सेना में कैसे परिवर्तन हुआ। तो 1857 के पश्चात अंग्रेजों द्वारा सेना का पुनर्गठन प्रारंभ हुआ, सेना को पुनर्गठित करने का, क्योंकि 1857 में अंग्रेजों को पता चल गया कि सेना मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, साम्राज्यवादी शक्तियाँ जो थी अन्य, जैसे जापान, रशिया, अमेरिका, जर्मनी, इन सब से लड़ने के लिए सबसे पहले जो है, या बचने के लिए, और 1857 जैसी घटना की भयावह विद्रोह में सेना का प्रयोग करने के लिए इन्होंने सैन्य व्यवस्था को क्या किया, मजबूत करना शुरू किया। बंगाल में उन्होंने क्या किया, 1:2 और बम्बई में 1:3 यूरोपीय तथा भारतीयों का अनुपात रखा। मतलब यूरोपीय जो थे 1 थे तो भारतीय 2 थे। ये पहले 1 और 5 का अनुपात था 1857 की लड़ाई से पहले। 1857 की लड़ाई के बाद ये अनुपात ऐसे बढ़ा दिया गया। मतलब ये अनुपात में क्या किया, अंग्रेजों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई, अब 1:2 और 1:3, क्योंकि बंगाल पहले से ही राष्ट्रवादी क्षेत्र था। तोपखाना, शस्त्रागार, सिग्नल में यूरोपीय सेना का एकाधिकार था। मतलब यहाँ अभी भी जो है भारतीय सेना पर विश्वास नहीं करते थे ये लोग, तो यहाँ अभी भी जो है केवल यूरोपीय सेना को रखा जाता था, और अधिकारी के जो पद थे उस पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी। देखिए कितना बड़ा, कितना भेदभाव किया जाता था। अब आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो पद था, देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया है, सबसे बड़ा जो पद था वो सूबेदार था, जहाँ कोई भारतीय पहुँच सकता था 1914 तक। लेकिन इनको पता चला कि अब जो है सेना में क्या हो रहा है, अविश्वास फैल रहा है, विद्रोह हो सकता है, तो 1918 तक इन्होंने क्या किया, भारतीयों को कमीशन रैंक देना शुरू किया। कमीशन रैंक का मतलब आपको बता दूं कि स्टार्टिंग होता है लेफ्टिनेंट से, लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन, ऐसे करके जो है उसके बाद कर्नल, उसके बाद फिर ऐसे करके जो है पूरा जो है शुरुआती जो है लेफ्टिनेंट से ही शुरू होता है। मतलब अधिकारी रैंक जो है कमीशन रैंक होता है। तो 1918 में देना शुरू किया गया।
सेना में जो है बांटो और राज करो की नीति का से पुनर्गठन किया गया। मतलब कि बांट दिया गया कि आई अवध सेना ग्रुप बटालियन इधर रहेगा। अवध से तो लिया ही नहीं जाता था क्योंकि अवध में बहुत विद्रोह किया था लोगों ने। पंजाब सिख बटालियन, राजपूत बटालियन, ऐसे बांट दिया गया। आज भी है, लेकिन आज बांटो और राज करो के लिए नहीं है। आज वो व्यवस्था है कि सब में जो है भेदभाव ना फैले, आपस में लड़े नहीं सब। सेना में जो है भारतीय तथा यूरोपीय सेना के संतुलन तथा यूरोपियों की सर्वश्रेष्ठता का हमेशा प्रयास किया गया। जो सिख गोरखा पठानों को सेना में भर्ती किया गया, इन लोगों ने बड़ा तंग किया था 1857 की लड़ाई में। 1857 की लड़ाई में इनका जो उपयोग, गोरखा तो खैर नेपाल युद्ध हुआ था ब्रिटिश से, है ना, आंग्ल नेपाल युद्ध, उसमें उनको उनकी शक्ति का पता चला था। ये लोग बहुत लड़ाकू थे, अच्छे लड़ाकू थे, खासकर पहाड़ी इलाकों में। तो इन तीनों को ज़्यादा भर्ती किया गया 1880 तक। और अंग्रेजी सैनिक जो थे, जो अंग्रेज से ब्रिटेन से आते थे, उनको भारत भेजा जाने लगा। जाइए भारतीयों के करामाती ढंग को सीख के आइए। विद्रोही जो राज्य थे जैसे अवध, बंगाल, इन सब से सैनिकों की भर्ती बंद कर दी गई। इस तरह ब्रिटिश सेना ने क्या किया, साम्राज्यवाद की रक्षा करने वाली मशीन बनकर रह गई। जो ब्रिटिश सेना थी वो देश की रक्षा नहीं कर रही थी, वो जो थे अंग्रेजों की रक्षा करने वाली एक मशीन बन के रह गई। आगे देखते हैं, ये तो हो गया सैन्य व्यवस्था। अब ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका का कैसे विकास हुआ, इसको देखिए। वही बात वहीं से शुरू करते हैं जो हम पुलिस प्रशासन में शुरू किए थे। पूर्व औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों के आने से पहले, उसके या फिर मुगल काल या फिर उससे भी पूर्व काल प्राचीन भारत में चलिए, तो ना ही उचित न्याय व्यवस्था थी और ना ही कोई अधीनस्थ न्यायालय था। न्यायालय वाले नहीं था, बड़े बुजुर्ग ही जो है अधिकतर मुकदमा पंचायत या बड़े बुजुर्ग मिलकर सुलझा लिया करते थे। राजा या बादशाह की अदालत जो है सर्वोच्च हुआ करती थी। सबसे पहली बार जो प्रयास किया गया 1726 में मद्रास और बॉम्बे में एक मेयर कोर्ट की स्थापना की गई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1726 में एक मेयर कोर्ट की स्थापना की। वॉरेन हस्टिंगस के अधीन जो है, अब देखिए कैसे जो है वॉरेन हस्टिंगस ने सुधार किया। 1772 से 85 के बीच में वॉरेन हस्टिंगस आए थे। प्रत्येक जिले में उन्होंने क्या किया, जिला दीवानी और जिला फौजदारी अदालत की स्थापना की। मतलब अलग अलग कर दिया। महान प्रयास इन्होंने ही किया। जिला दीवानी का मुख्य प्रमुख कलेक्टर को बनाया गया। 500 रुपये तक की सुनवाई इसमें होती थी। इसके ऊपर जो था एक क्या था, सदर दीवानी न्यायालय था, वहाँ होता था। तो सबसे ऊपर सबसे पहले दीवानी, उसके ऊपर सदर, और सदर के ऊपर भी एक निजामत थी, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और जिला फौजदारी का प्रमुख भारतीय कोई भी अधिकारी रहता था, कलेक्टर भी हो सकता था। वहाँ केवल मुस्लिम कानून से काम चलता था, जिसका हेड काजी रहता था। उसके बाद यहाँ देखिए, संपत्ति जो जब्ती होती थी या मृत्युदंड, ये दोनों ही बहुत बड़ी सज़ा थी। इन दोनों सज़ा के लिए उससे भी ऊपर का न्यायालय था, सदर से भी, जिसको बोला था निजामत अदालत। ये क्या था, सदर अदालत के विरुद्ध भी अपील, यानी सदर अदालत में जो मामला नहीं सुना जाएगा तो उसके विरुद्ध अपील जो है निजामत में किया थी। यानी सबसे ऊपर जो है सबसे हेड निजामत, उसके बाद सदर, और उसके बाद जिला दीवानी या जिला फौजदारी। सदर के अदालत के विरुद्ध जो है जो सुना जाता था वो निजामत अदालत था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा क्या किया गया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। इसके भी कुछ क्षेत्र थे जो हमने पहले पढ़े थे। कार्नवालिस ने फिर सुधार किया, 1786-93 में कार्नवालिस आए। इन्होंने क्या किया, फौजदारी न्यायालय को हटा के उसकी जब भ्रमणकारी न्यायालय लाया। मतलब भ्रमणकारी न्यायालय मतलब ये न्यायालय घूमता रहता था, कहीं भी ये लगाया जा सकता था। यूरोपीय न्यायाधीश जो थे वो दीवानी तथा फौजदारी दोनों मामले देखते थे। निजामत अदालत जो है कलकत्ता में स्थानांतरित किया इसने, जो कि वहाँ नहीं था। और कलेक्टरों से जो है न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ वापस ले ली गई, क्योंकि कलेक्टरों पर ज़्यादा बोझ नहीं हो। दंडाधिकारी से ये शक्तियाँ जो थी वापस ले ली गई। उसके बाद आया कार्नवालिस संहिता। देखिए कार्नवालिस संहिता क्या था, इसको कार्नवालिस कोड बोलते हैं। 1793 में आया। इसमें क्या था, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब शक्तियाँ बांट दी गई। कर तथा न्याय प्रशासन अलग कर दिया गया। मतलब कर कोई और उछलेगा, न्याय प्रशासन कोई और देखेगा। न्याय प्रशासन के लिए मुख्य विभाग बनाने के लिए ये कार्नवालिस संहिता आई थी। यूरोपीय मामलों को अधीन कर दिया गया। मतलब जो कोर्ट हैं भारत में चल रहे हैं, तो यूरोपियों पर जब कोई केस करेगा तो उसके मामले भी भारत में ही सुने जाएंगे, उसके लिए इंग्लैंड नहीं भेजा जाएगा उसको। और उसके बाद सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया कि इसमें कुछ फेर होगी, कुछ अदल बदल, तो सरकारी अधिकारी जो थे वही जवाबदेह होंगे। वो उनको भी जो है कटघरे में खड़ा होना हो सकता है। और कानून के विशिष्टता का सिद्धांत, यानी कार्नवालिस ने कहा कि कानून से ऊंचा कुछ नहीं है। कानून के विशिष्टता का सिद्धांत कार्नवालिस संहिता में ही दिया गया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट था कार्नवालिस संहिता।
उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, 1828 से 33 के मध्य लॉर्ड विलियम बेंटिक आए थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कॉर्नवालिस जो भ्रमणकारी अदालतें लाए थे उसको ख़त्म कर दिया। फिर से शक्ति उन्होंने कलेक्टर और दंडाधिकारियों को दे दी, माने ये दोनों जो है रिवर्स किया उन्होंने डिसीजन। 1833 में विधि आयोग की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष मैकाले थे। आईपीसी जो सुनते हैं ना, भारतीय दंड संहिता, मैंने शॉर्ट में लिखा है भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, इसकी शुरुआत 1860 में हुई थी बेंटिक के समय। उसके बाद दीवानी नियम संहिता 1859 में, फौजदारी नियम संहिता, मतलब दोनों तरह के केस के लिए अलग अलग नियम की सूची जो है 1859 में दीवानी और फौजदारी के लिए 1861 में। अब देखिए न्यायपालिका के कुछ सकारात्मक कोण थे, कुछ नकारात्मक कोण थे, दोनों को हम लोग देखेंगे। ब्रिटिश शासन के अधीन जो थे पहलू, जिसमें न्यायपालिका से संबंधित सकारात्मक और न्याय नकारात्मक कभी कभी पूछे जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, तो जानिए इसको। सकारात्मक क्या था, तो सबसे पहले विधि का शासन स्थापित हो गया, मतलब अब नियम कानून से सब कुछ होने लगा। राजा महाराजा का बस नहीं चला, अब नियम कानून, सब कानून संहिता आ गई, कानून बन गए। व्यक्तिगत या धार्मिक कानून की जगह पर संहिताबद्ध कानून, मतलब एक कानून की लिस्ट जारी कर दी गई नियम और कानून की। अब व्यक्तिगत पर्सनली या धार्मिक रूप से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आपको कानून के अनुसार चलना होगा। यूरोपीय भी जो है कानूनी दायरे में, सबसे बड़ी चीज़ जो अंग्रेज हमारे यहाँ राज कर रहे थे उनको भी उसी दायरे के अंदर रखा गया, उन पर भी केस चल सकता है, और अंग्रेज अधिकारियों को उसका जवाबदेह बनाया दिया गया। ये सकारात्मक थे। नकारात्मक क्या थे, जटिल न्याय व्यवस्था थी, मतलब कोई अगर केस करना चाहता तो उसको बहुत जटिल व्यवस्था से गुजरना पड़ता था। कई तरह के स्टाम्प पेपर वगैरह और न्याय के लिए प्रूफ वगैरह अपना, मतलब जो सीधे तौर पे पंचायत में जो हो जाता था आर पार की लड़ाई, वो नहीं होती थी, कई लंबा केस चलता था। खर्चीली न्याय व्यवस्था, इसमें काफ़ी खर्च आता था, क्योंकि जितनी लंबी प्रक्रिया उतना ज़्यादा खर्च। न्याय में देरी होती थी क्योंकि केसों की संख्या बहुत अधिक थी। न्यायालयों पर अधिक बोझ था, न्यायालय कम थे। ब्रिटिश न्यायाधीश जो थे वो भारतीय तौर तरीके से अपरिचित नहीं थे, तो कभी कभी गलत निर्णय भी चला जाता था। निष्पक्ष न्याय की संभावना लगभग नगण्य होती थी। लोग जो थे न्यायाधीश को जो है उल्टा सीधा प्रूफ देके जो है न्याय ले लेते थे, लेकिन कभी कभी इसकी संभावना खत्म हो जाती थी। तो देखिए किस तरह से नकारात्मक सकारात्मक पहलू को हमने डिस्कस किया। तो कितने आराम से हमने इस चैप्टर को पढ़ा, सारी चीज़ों को पढ़ा, और ये नोट्स हमारा रेडी हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग सारे चैप्टर को पढ़ेंगे और हम लोग ध्यान देंगे। तो ऐसे करते करते हमारा जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अगले चैप्टर में जल्दी से ध्यान दे दूँ, अगला चैप्टर जो है वो क्या है, अगला चैप्टर है भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण, चैप्टर 27। तो हम लोग इसको जल्दी ही पढ़ेंगे, इस पर वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और देखिए जब बीच हो ना, गैप हो ज़्यादा, तो आप लोग रिवाइज कीजिए, पढ़िए, समय का सही उपयोग कीजिए। मैं बार बार यही कहता हूँ। लूसेंट में थोड़ा देरी हो सकता है, काफ़ी थक गया, काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये। तो लूसेंट जो है मैं आज शुरू करूँगा रात में लिखना, कल तक कंप्लीट होगा, तो कल रात हो सकता है उसका वीडियो आए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपना ख्याल रहिए, मस्ती कीजिए, पढ़ाई कीजिए और सफल होकर दिखाइए। थैंक यू वेरी मच। और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, अपने कमेंट कैसा लगा आपको क्लास, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।